Good morning, friends. Today we are going to study extraction of metals, जो कि applied chemistry में भी use होता है and material and metallurgy में भी use होता है. Applied chemistry subject is common to all. तो starting में हम पढ़ेंगे extraction of metals क्या होता है. तो यही आगे जाके भी काम आने वाला है material and metallurgy के subject में. तो अभी हम बात करते हैं जो हम अभी तक हम थोड़ा बहुत आइडिया भी है हमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, तो ज्यादातर हम फोकस इसी पे ही करेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग में ज्यादातर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे ही काम होता है. तो इफ वी से व्हाट इज मेटल, ए मेटल इज ए मटेरियल व्हिच व्हेन पॉलिश्ड और फ्रैक्चर्ड शोज ए लस्ट्रस अपीयरेंस. तो अगर मेटल एक ऐसा मटेरियल है जिसको काट दिया जाए या थोड़ा सा रगड़ के पॉलिश किया जाए तो उसमें एक चमकदार अपीयरेंस आती है. वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल मींस कि उसकी पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल पतली पतली, जैसे माइल्ड स्टील की शीट आपने एमएस शीट देखी होंगी. और डक्टाइल जो अलमारियों में भी लगी होती हैं. डक्टाइल मींस कि उसकी पतली पतली तारें भी खींची जा सकती हैं. मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है. नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल हमें सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वो ज्यादातर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. ये दीज आर ए केमिकल एलिमेंट विच जनरली लैक मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जो ज्यादातर चमकदार नहीं होते हैं. लेकिन नॉर्मली इट इज नॉट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि वो चमकदार नहीं होते हैं. दे रेंज फ्रॉम कलरलेस गैस टू शाइनी एंड रिफ्रैक्टरी सॉलिड. ये सॉलिड भी होते हैं. अब मेटल्स ज्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, तीनों में एग्जिस्ट करते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल बिहेव डिफरेंटली टू दोज इन मेटल. तो मैंने बता दिया ये नॉन कंडक्टर भी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमारे कुछ कंडक्टर जो मेटल्स हैं वो दिख रहे हैं. ब्रास है, एल्युमिनियम है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, स्टील है. इनके कलर्स भी देखिए थोड़े चमकदार हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन मेटल है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ये भी देखिए यहाँ पे आपको चमकदार दिख रहा होगा. सल्फर है और डायमंड है. ये चमकदार भी होते हैं, लेकिन वो चमकदार कैसे होते हैं उसकी डिटेल्स में अभी नहीं हम जाएंगे. तो हम नॉन मेटल की बात करें, वो कलरलेस भी हैं, शाइनी भी हैं और रिफ्रैक्टरी कुछ भी हो सकता है उनके. मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ें तो दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन एक इसमें मेटल में एक मरकरी आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट वो है ही लिक्विड, खुद ही लिक्विड है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स आर सोनोरस एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ज्यादातर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी, खींचने में बहुत अच्छे होते हैं. दे हैव हाई डेंसिटी और हार्ड होते हैं ज्यादातर. तो एक और हमने बात की, मेनली दे आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल. मेलिएबल मैंने बताया शीट बनाना उनका आसान होता है, और डक्टाइल मींस तारों में खींचना उनको आसान होता है. एलिमेंट्स इन ग्रुप वन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो हैव लो डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जैसे कि सोडियम है, जो कि डेंसिटी बहुत कम है और वो पानी के ऊपर तैरता भी है. इट फ्लोट्स ओवर द वाटर. अब एक और बीच में आ जाते हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ, जो मेटलॉइड भी कहलाते हैं और एक मिनरल्स भी होते हैं. मेटलॉइड जिनकी दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्सचर होती हैं, उसको हम स्टडी भी कर रहे हैं. मिनरल्स की बात करें केमिस्ट्री के हिसाब से, तो मिनरल इज एन एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड विच इज नॉर्मली क्रिस्टलाइन. ज्यादातर वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है. एंड दैट हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस. पेड़ पौधों के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा बनाए गए होते हैं. मिनरल ऐसी चीजें होती हैं जो पेड़ पौधों के मिक्सचर, या कई सालों तक पेड़ दबे रहे, या पेड़ का कुछ सीक्रेशन है वो दबा रहा, या कुछ जीव जंतु हैं वो कुछ मिट्टी में दब गए कई साल तक. तो जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से वो बने होते हैं मिनरल, और वो क्रिस्टलाइन होते हैं. दे आर नेचुरली अकर और इनऑर्गेनिक सॉलिड विद डेफिनेट केमिकल कंपाउंड एंड क्रिस्टलाइन नेचर. मैंने बता दिया क्रिस्टल होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉलिड फॉर्म में होता है. इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि नेचुरली अकरिंग होनी चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, इनऑर्गेनिक होने चाहिए, क्रिस्टलाइन. इनऑर्गेनिक मींस जिंदा नहीं होने चाहिए, क्रिस्टलाइन होने चाहिए, जैसे कि
मूंगा वगैरह आप देखते हैं तो ये भी एक मिनरल में ही आते हैं, एंड द सेम केमिकल कंपाउंड थ्रू आउट, टोटली कहीं से भी काट दें तो वो केमिकल कंपाउंड में होते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ग्रेफाइट, डायमंड, ये हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जो हमारे मेटल और नॉन मेटल के हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आयरन की अगर बात करें तो इसका ओर जो है वो कौन सा होता है, उससे पहले हम पढ़ें कि ओर होता क्या है। ओर इज नेचुरल रॉक और सेडिमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स टिपिकली कंटेनिंग मेटल्स दैट कैन बी माइंड। एक ऐसा पत्थर या ऐसा टुकड़ा, सेडिमेंट मींस या तो वो नदी के नीचे तलछट में से मिलने वाला, या फिर ऐसा पत्थर जो खोद के निकाला जाए जिसमें कुछ ऐसा मिनरल हो, वैल्यूएबल मिनरल। अगर हम देखा जाए तो लोहा भी हमारा एक तरह का मिनरल है, दैट कैन बी माइंड। माइंड मींस उसको खोदा जा सकता है या फिर उसको ट्रीट करके और कुछ प्रॉफिट के साथ उसको बेचा जा रहा है। ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग, खुदाई से उसको निकाला जा सकता है। ट्रीटेड, रिफाइंड, ऑफन वाया स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग हम आगे पढ़ेंगे, टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल मेटल और मिनरल, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब आयरन के कौन कौन से ओर्स हैं वो देखें। मैग्नेटाइट है जिसको लोडस्टोन भी कहते हैं, Fe2O4। हेमेटाइट, हेमेटाइट बहुत ज्यादा यूज होता है, रेड आयरन ओर होता है, Fe2O3। गोथाइट, ब्राउन आयरन स्टोर। अब ये जो है FeO और OH होता है। लाइमोनाइट ब्राउन आयरन होता है, और साइडराइट आयरन कार्बोनेट FeCO3 होता है। तो ज्यादातर इसमें हेमेटाइट जो है हमें बहुत ज्यादा रेड आयरन और मिलता है, Fe2O3। एल्युमिनियम हमारा बहुत कम रिएक्टिव मटेरियल है, जो मेटल है, मटेरियल कहें या मेटल कहें, एक तरह का मिनरल भी कह सकते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिक्सचर में मिलता है तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से निकालना पड़ता है। रिएक्टिव कम है। द ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड बाय बेयर प्रोसेस। एक बेयर प्रोसेस, ये आपको याद करना है कि एल्युमिनियम बेयर प्रोसेस से बनाया जाता है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन सोडियम इन मोल्टन क्रायोलाइट। एल्युमिनियम कंपाउंड के अंदर ये इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है टू इलेक्ट्रोलाइज ऑन इट्स ओन। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और यूजुअल एल्युमिनियम ओर इज बॉक्साइट, बॉक्साइट यूज होता है। कॉपर जो है वो ओपन पिट माइनिंग से बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक खुली मैदान है जहां पे इसकी खुदाई की जा रही है। सीरीज ऑफ स्टेप बेंचेस आर डग, बेंचेस धीरे धीरे काटे जाते हैं, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप। और to remove the ore, boring machinery is used to drill hole into the hard rock, और एक्सप्लोजिव भी लगाए जाते हैं उस होल में, so that वो फट जाए और उस जो रॉक है उसको तोड़ दिया जाए। वहां से ये हमारा को कॉपर मिलता है। यहाँ पे देखिए कि स्टेप बनाए जा रहे हैं और वो एक ब्लास्ट करके उसको निकाला भी जा रहा है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसके देखा जाए तो प्रोटॉन इसके जो है वो 29 है और न्यूट्रॉन 35 होते हैं, और ये बहुत अच्छा एक हमारा मेटल है जो हमें यूज होता है। अब मेटलर्जी अगर बात करें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। अब सिर्फ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन नहीं होता है, उसके हम स्टडी भी करते हैं कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर यूज के लिए वो स्टडी करके उसको फिट करते हैं। सो यही काम मेटलर्जी में होता है। तो मेटलर्जी हमारी तीन तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव, मैकेनिकल एंड फिजिकल। एक्सट्रैक्टिव मींस इट डील्स विद प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरली अकरिंग रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग दोज इन यूजफुल मेटल एंड अलॉय। कैसे किसी की खुदाई करनी है और उसको साफ करना है और उसको एलॉय करना है, ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में आता है। मैकेनिकल मेटलर्जी में क्या आता है? फिजिकल मेटलर्जी। फिजिकल मेटलर्जी विच डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग, कि किसी मेटल में कौन सी चीज कितनी मिलाई जाए, सो दैट इट इज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। जितनी उस किसी भी पर्टिकुलर यूज के लिए उस आदमी को चाहिए, वो कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कि उसकी हार्डनेस ज्यादा चाहिए, उसकी सॉफ्टनेस ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से उसमें ये वाली मेटल कितनी मात्रा में मिलाया जाए। फिजिकल में it deals with all these aspect of the object, in particular with mechanical working.
फिजिकल मेटलर्जी में ये दोनों ही आ जाते हैं। तो लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा एंड पर्पस होता है कि रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, यहाँ पे हम किस तरह से उसको अलॉय करने में फायदा होगा या उसको रॉ मटेरियल चेंज करने में फायदा होगा, ये हम उसमें फिजिकल मेटलर्जी में स्टडी करते हैं। जनरल स्टेप्स हमारे 7 होते हैं। क्रशिंग, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, ये हम एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी की बात कर रहे हैं। क्रशिंग, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक एक करके पढ़ते हैं। क्रशिंग में क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग। आपका जो खोद के लेके आए हैं उसमें आपके जो पूरा का पूरा पत्थर आप लेके आए हैं, एक बड़े बड़े पत्थर लेके आए हैं, तो इसको क्रश करना है। इन दिस द ओर फ्रॉम माइन साइट इज फेड इनटू मैकेनिकल इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ मासेस। अब ये बड़ा बड़ा आया है तो इसके मास जो है छोटे छोटे करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट यूजेज बाय लिबरेटिंग द वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द गॉन्ज। तो ये गॉन्ज क्या होता है, जो रॉक और मिट्टी है उसको अलग करना है। अब ये देखिए ये आया है, इसको हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं और ग्राइंडर करके साथ में यहाँ पे पानी या कोई केमिकल डाल रहे हैं जिसके साथ मिक्स होके ये ऊपर से मिट्टी बह जाएगी और नीचे जो है वो हमारा मिनरल बचा रह जाएगा। सेकेंड इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। पल्वराइजेशन मीन्स कि उसको अल्ट्रा फाइन, बहुत पतला पतला कर लिया, अल्ट्रा फाइन रिडक्शन ऑफ ओर टू लिबरेट मिनरल्स फ्रॉम सेपरेशन। तो ओर में से मिनरल या मेटल जो भी है वो अलग से निकाल दिया जाए, वो उसके लिए बिल्कुल उसको चूरा चूरा कर देते हैं, उसको पल्वराइजेशन करना होता है। पल्वराइजेशन इंक्लूड्स मल्टीपल स्टेप ऑफ क्रशिंग, या उसको क्रश करते हैं या ग्राइंडर यूज करके, सो दैट हमें जितनी उसकी साइज चाहिए वो वाला मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये फिक्स जा है और ये मूवेबल जा है, ये इसको क्रश करके तोड़ रहा है। concentration of ore, concentration is ore enrichment, means ore को enrich करना कि उसके अंदर से जो गंदगी है, सैंड है, मेटल के अंदर से जो ओर है हमारा, उसके अंदर से सैंड और रॉक पार्टिकल्स को हटा दिया जाए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गॉन्ज पार्टिकल्स, गॉन्ज मीन्स सैंड और रॉक फ्रॉम ओर इन ऑर्डर टू एनहेंस द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ओर, सो दैट उसमें मेटल ज्यादा बढ़ जाए और जो मिट्टी और वो जो है वो हट जाए। द डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस ओर के अंदर जो मिनरल या मेटल है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें लोहा पता है तो हमें लोहा पता है कि लोहा मैग्नेट टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से हम डाल रहे हैं, एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ रहा है और ये मैग्नेटिक रोलर है। तो मैग्नेटिक रोलर के ऊपर क्या हो रहा है कि वो पल्वराइजेशन करके हमने चूरा उसके ऊपर डाला, तो जो लोहे वाला है वो तो इसकी अंदर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक पार्टिकल लोहे वाला, और जो नॉन फेरस वाला है, जो नॉन आयरन वाला है, वो दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज की वजह से उसको अलग किया जा सकता है। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, इट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट। यहाँ पे हेमेटाइट एक और है जो हम बात कर चुके हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ द ओर पार्टिकल एंड गॉन्ज। अब गॉन्ज और ओर पार्टिकल की हमें पता है डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर से ये जो टेबल है, ये टेबल वाइब्रेट कर रहा है ग्रूव्स के साथ, छोटे छोटे ग्रूव्स हैं। तो यहाँ पे जो डेंसर पार्टिकल्स हैं ओर के, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो हल्के वाले हैं वो ऊपर की तरफ होएंगे, और ऊपर पानी डलता रहेगा, वो हल्के वाले सैंड जितनी भी है वो नीचे की तरफ पानी के साथ इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ पे डेंसर होगा, उससे कम वाला यहाँ पे, उससे कम वाला यहाँ पे, इस वाले खाने में, क्योंकि ये वाइब्रेट टेबल है। इट इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ डेंसर ओर फ्रॉम द वाटर सोल्यूबल एंड लाइटर इम्प्योरिटी, जिसको हम गॉन्ज कहते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, फ्रोथ मीन्स झाग। In this technique, particles of interest are physically separated from liquid phase as a result of difference in ability of air bubbles to selectively adhere to the surface of particle based upon their hydrophobicity. कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके साथ पानी चिपक जाता है, एयर बबल्स जो हैं वो चिपक जाता है, तो कुछ के साथ पानी चिपक जाता है, कुछ के साथ एयर बबल्स मिलके उसके साथ झाग बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रोथ फ्लोटेशन इज ए टेक्निक कॉमनली यूज इन माइनिंग इंडस्ट्री। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका वो दिखा रहे हैं,
ओर एंड ऑयल डिटर्जेंट मिक्सर भेजा जा रहा है और बीच में स्टिरर है जो उसको घुमा रहा है और कंप्रेस्ड एयर एक साइड से भेजी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि इसमें से जो मिनरल है, मिनरल के साथ क्या है वो डिटर्जेंट मिक्स हो गया है, डिटर्जेंट मिक्स हो गए झाग बन गया और वो ऊपर की तरफ आ गया और जो गांज है रॉक एंड सैंड है वो नीचे की तरफ बैठ गया है, जिसको कि हम सेपरेटर से जब स्टिर करेंगे तो वो नीचे की तरफ बाहर निकलता रहेगा, लेकिन जो मिनरल है वो ऊपर की तरफ आ गया झाग बन के, क्योंकि हमने डिटर्जेंट और जो ऐसा और डिटर्जेंट ऐसा मिक्स करके डाला है जो कि और कंप्रेस्ड एयर साथ में मिल गई है। तो यहाँ जब एक तरह से जैसे हम वॉशिंग में कपड़ों के साथ करते हैं तो वो वही वाला प्रोसेस फ्रोथ फ्लोटेशन, झाग वाली ऊपर आ गई है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन मेटेलिक ओर टू गेट द रिक्वायर्ड मेटल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम कई बार क्या करते हैं, हमें कुछ मेटल्स का पता है कि वहां पे हम उसको ऑक्सीडाइज करें तो वो जल्दी से बाहर निकल आएगा, जो सैंड और गौंज है उसको छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो जहां पे कुछ इन दिस ओर is mixed with oxidizing agents such as halogen, potassium nitrate and nitric acid and made to get oxidized। तो ऑक्सीडाइज करके उसको जल्दी से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइजेशन को कम कर लेते हैं, वो अलग तरीका होता है हमारा। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए सल्फाइड ओर टू हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब ऐसे और जहां जिनके अंदर सल्फाइड मिक्स है उसको हम क्या करते हैं, एयर के साथ, एयर मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। इट इज अ स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ सर्टेन और इट इज ऑफन ए मेटलर्जिकल प्रोसेस व्हिच इज डन विद ओर प्रेजेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए जिंक का सल्फाइड हमें ज्यादातर मिलता है, उसको हम एयर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें एक ऑक्सीडाइज जिंक मिलेगा और सल्फाइड उसका अलग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये अगर इसका प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखिए हमारे एक प्रोसेस भी दिखाया जा रहा है कि रिएक्टर कैसे होता है। देन नेक्स्ट इज कैल्सिनेशन। नाउ दिस कैल्सिनेशन इज द कंसीडर एज ए प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। अगर पिछले वाले हम केसेस देखें तो पिछले वाले केसेस में क्या हुआ था कि हमने उसको ऑक्सीडाइज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है। It is heating of solids to high temperature for purpose of removing volatile substances जो उड़ने वाले हैं और oxidizing a portion of mass and rendering them friable। तो कैसे करते हैं कि जैसे ये MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है हमें ओर में, और इसको हम जब इसको गर्म करते हैं विदाउट एयर, एयर नहीं होगी, दैट मीन्स वैक्यूम के अंदर इसको गर्म करेंगे below its melting point, then it is known as calcination, the process of conversion of concentrated ore into oxide। हर जगह पे हम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन देखें या इससे पीछे हमने स्मेल्टिंग देखा था, और यहाँ पे भी हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ और तरह की है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रहे हैं क्योंकि बिना एयर में हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो इट इज यूजली डन फॉर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर, जो ऐसे और ओर्स हैं जो कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड में वहां पे कैल्सिनेशन करते हैं। रिडक्शन में क्या करते हैं, अब देखिए रिडक्शन में हम फाइनली एक तरह से प्रेजेंट हो गए, हमारे ओर्स ऑक्साइड बन गए। ईच ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज हीटेड विद कार्बन और कोक टू ऑब्टेन द मेटल। अब हमने रिडक्शन करना शुरू किया है सो दैट, क्योंकि जितने भी पिछले हमने 3-4 प्रोसेस देखे थे उसमें मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लूजेस द ऑक्सीजन, यहाँ पे उसमें से ऑक्सीजन हट जाएंगी एंड इज देयरफॉर रिड्यूस, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ ओर। यहाँ पे रिड्यूसिंग, देखिए पहला वाला प्रोसेस किया था हमने, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब हुआ था तो ये ऑक्सीडाइज हो गया था। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको डाला है तो रिडक्शन प्रोसेस कहा है, जिसमें वो रिड्यूस होके बी मेटल बन गया है, वो प्योर मिनरल या मेटल बन के बाहर आ गया है। देन देयर इज स्मेल्टिंग, इट इज आल्सो नोन एज पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी टू प्रोड्यूस ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर। इट यूजेस हीट एंड केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें हीट भी यूज करनी है और केमिकल रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मैंने बताया कि ऑक्सीजन को जो ऑक्साइड है उसको हटा देना है।
to decompose the ore, driving off other elements as gases or slag and leaving the just only the metal behind. उसके ऑक्सीजन ऑक्साइड जो है वो हटा देने हैं। वो कैसे करनी है? द रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादातर कार्बन यूज होता है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन से मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन कहाँ से यूज होता है? या तो कोयले से यूज होता है, कोक से, कोल से या चारकोल। तो इन चीजों के अंदर उसको गर्म करके और उसको जब उसको ये हैमर किया जा रहा है, या देखिए ये गर्म किया जा रहा है, तो उसमें गर्म करने से क्या हो रहा है? जो ऑक्सीड उसका ऑक्साइड है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा और मेटल जो है वो अकेला प्योर आ गया है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब एक रिडक्शन हमने बता दिया कि कार्बन कोयले के साथ जला के उसको किया जा सकता है। दूसरा रिडक्शन का तरीका क्या है? दूसरा रिडक्शन का तरीका है कि उसको इलेक्ट्रोलिसिस से यूज किया जाए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? Electric current passes through an ionic substance in which molten or dissolved state, causing the electrode to react chemically and the material to decompose. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम करंट को यूज करेंगे और ज्यादातर क्या होता है, द ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड अगर हम यूज करते हैं फ्यूज स्टेट, एक रॉड ले लेते हैं जो मिक्सचर है और ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है या क्लोराइड है, तो उनको हमने क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन कैसे? कि मेटल में उसको रिडक्शन करना है। तो मेटल हमें कहाँ मिलते हैं? द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड एट कैथोड। फॉर एग्जांपल मेटल कौन से? सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से ही ऑब्टेन होते हैं। नाउ refining is the process of eliminating impurities from metal in order to achieve high purity metals. अभी रिफाइनिंग आप कहेंगे कि एक तरह का रिडक्शन वाला भी प्रोसेस है। रिडक्शन से भी हाई होता है, क्योंकि रिडक्शन में हमें कुछ ना कुछ 99% तक मिलता है, हमें 1% भी घटाना है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, impurities are removed from unrefined metal using a variety of process which is metals can be found in the form of compound with error element. तो हमें एक इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस ढूंढना पड़ता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए, और वो सबसे बढ़िया होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें सिर्फ एक बैटरी लगनी है, एक सेल लगना है या करंट लगना है, और इम्प्योर मेटल जो है वो हम यूज करेंगे। इम्प्योर मेटल एनोड पे रख दिया जाता है और स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल कैथोड पे रख दिया जाता है, और एक सोल्यूबल साल्ट ऑफ सेम मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। एक H2SO4 या HCl इस तरह का कोई नमक वाला सोल्यूशन जो है एसिड लिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। और क्या होता है कि जितनी देर करंट चलता रहता है, वहां के जो इम्प्योर वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इम्प्योर वाला है एनोड, इम्प्योर वाला, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये करंट में अपने आप यहाँ पे जो ये वाली कैथोड प्योर वाली है वो बढ़ती चली जाएगी, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे कॉपर हमें प्योर मिल जाएगा। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अलॉय। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मींस प्रॉपरली मिक्स किया हुआ। नाउ दिस इज मिक्सचर भी नहीं कहा जा सकता इसको। मिक्सचर होता है जैसे पानी में चीनी घोली गई है, लेकिन ये पूरा होमोजीनियस है कि इसको अलग भी नहीं किया जा सकता। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो मेटल्स को मिलाना, और ए मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल को, जैसे आयरन एंड कार्बन को मिलाना, टू चेंज द प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देनी है ऑफ प्योर स्टेट मेटल एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्ट। ज्यादातर अलॉय करने का पर्पस ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना और उसको जंग से बचाना, करोजन से बचाना। आयरन इज यूज्ड वाइडली फॉर डिफरेंट पर्पस, बट आयरन कभी भी प्योर स्टेट में नहीं, इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। वाई? क्योंकि जल्दी ही वो जंग खा जाता है, तो इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। अनदर वाइटल प्रॉपर्टी जो बढ़ाती है अगर अलॉय करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रास जो है, ब्रास हम बर्तनों में देखते हैं, कॉपर और जिंक में होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एक अलॉय होता है। तो कुछ और भी है, स्टेनलेस स्टील अलॉय है, इट इज आयरन और कार्बन का है। एल्युमिनियम अलॉय है, उसमें अल्युमिनियम हमें पता है, अल्युमिनियम हमने देखा कि ऐसे ही टूट जाता है, लेकिन जब इसमें आयरन, कॉपर और जिंक होते हैं तो इतना हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हो जाती है
कि इसको हवाई जहाज के लिए भी यूज किया जाता है। हिंडीलियम वगैरह, ड्यूराल्यूमिनियम वो भी यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज क्या है, उसमें कॉपर और मैंने बताया टिन होता है। निकल अलॉय जो है एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं निकल अलॉय। मैग्नीशियम अलॉय, मैग्नीशियम को एल्युमिनियम, जिंक और मैंगनीज के साथ मिलाया जाए तो बहुत ही इवन जो जिंक की प्रॉपर्टी है उसकी करोजन की प्रॉपर्टीज वो इंप्रूव हो जाती है। पर्पस क्या क्या है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज करोजन रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन का भी ऐसे का ऐसे है। रिड्यूस कॉस्ट, कई बार कॉस्ट भी कम हो जाती है, कई ऐसी चीजें मिक्स कर सस्ता वाला मेटल उसमें मैं ऐड कर दिया, प्रॉपर्टीज उतनी ही रहती हैं। टू इंप्रूव प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, वियर एंड करोजन रेजिस्टेंस। एनहेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। कई बार उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज हैं उनके कलर बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड समटाइम्स प्रोवाइड बेटर कास्टेबिलिटी, सल्फर वगैरह अगर उसमें ऐड की जाती है तो उसकी कास्टेबिलिटी मींस कि उसको हम मोल्ड में जल्दी से डाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।